हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में और हिंदी में न्यूक्लियस को हम बोलते हैं केंद्रक। जैसा कि आप जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है कि जो केंद्रक है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। हिंदी वाले बच्चों की अपने लिए लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ी आकृति होती है। इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यह सेल की सबसे बड़ी आकृति होती है। किसी भी सेल में यदि हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, यदि हम लाइट माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो डॉट होता है बच्चों, ये डॉट ही होता है न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस आसानी से हमें लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाता है। यदि हम इसके शेप की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल या इलिप्टिकल शेप होता है। स्फेरिकल को हिंदी में गोल बोलेंगे और इलिप्टिकल को दीर्घ वृत्ताकार। यानी या तो एग्जैक्टली ये गोल हो सकता है या फिर ये थोड़ा सा इलिप्टिकल हो सकता है। इस तरह का कुछ शेप जो है वो न्यूक्लियस या केंद्रक का होता है। यदि सेल में हम इसकी पोजीशन की बात करें तो बच्चों ये सेंटर में भी हो सकता है और पेरिफ्री पर भी हो सकता है। इट कैन प्रेजेंट इन सेंटर और एट पेरिफ्री, या हिंदी में हम कहें कि ये केंद्र में या फिर परिधि पर प्रेजेंट हो सकता है। ज्यादातर एनिमल सेल में यदि जो पोजीशन हम देखें न्यूक्लियस की या केंद्र की, वो एनिमल सेल में सेंटर या केंद्र पर होती है। और प्लांट सेल में यदि हम उसकी पोजीशन को देखते हैं तो प्लांट सेल में वो पेरिफ्री या परिधि पर होता है। तो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। एक डायग्राम में यहाँ पर बना रही हूँ आपको। सपोज ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी बच्चों, वो होगी सेल वॉल। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये है सेल वॉल। इसके नीचे जो लेयर होगी वो होगी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक या दो बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियस का पोजीशन होता है बच्चों, वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है पेरिफ्री पर। वो कहाँ होता है? उसकी पोजीशन जो हो जाती है वो हो जाती है पेरिफ्री या परिधि पर। लेकिन यही बात हम एनिमल सेल में करें तो एनिमल सेल कुछ कुछ गोल, ओवल, इलिप्टिकल होती हैं। और इनमें न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है वो लगभग सेंटर में होता है। तो एनिमल सेल में ये केंद्रक पोजीशन में होती हैं और प्लांट सेल में ये परिधि पोजीशन पर होती हैं, या हम कहें पेरिफेरी पर होती हैं। आइए और बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। यदि हम न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस में चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप को हिंदी में हम केंद्रक खोल बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। बच्चों, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल के अंदर जितना भी मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं, उनका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोहरी परत है। एक परत यहाँ पर है और एक परत यहाँ पर है। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोहरी परत है, ठीक है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्टली होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान। बट सिर्फ इसमें अंतर इतना होता है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है उसमें डबल लेयर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल लेयर होती है। तो कोशिका झिल्ली की दोहरी परत प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर एनवलप में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये हमें एक गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है पूरा की पूरा। यहाँ से बच्चों ये पूरा की पूरा जो है ये न्यूक्लियस है। ये पूरा यहाँ से ये लेकर के अंदर वाला जितना भी पोर्शन है पूरा न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस को घेरे हुए एक दोहरी मेम्ब्रेन की लेयर है जिसे हमने न्यूक्लियर
एनवेलप कहा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोहरी परत होती है। यदि हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे तो मेम्ब्रेन का मतलब तो होता है कि सिंगल लेयर, लेकिन ये क्या होती है, डबल लेयर होती है, इसलिए हम इसको मोर अप्रोप्रिएटली बोला जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो एनवेलप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर एनवेलप। आइए और बात करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों यहाँ पर, वो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे हमने किसी भी सेल के अंदर हम बात करें, सपोज ये सेल है, मैंने यहाँ पर सेल बनाई है, उसमें एक न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, और इसमें एक जो मीडियम है, उस मीडियम को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल का जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो लिविंग कंटेन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग कंटेन होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद लिविंग कंटेन होता है, जीवित पदार्थ होता है, न्यूक्लियस का जीवित पदार्थ होता है। It is also called as कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। सैप का मतलब ही बच्चों द्रव्य होता है। ठीक है, सैप का मतलब होता है कुछ द्रव्य जैसा, कुछ लिक्विड जैसा। ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो बच्चों कैरियो जो होता है, कैरियो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद न्यूक्लियस, और प्लाज्म मतलब न्यूक्लियस में जो लिक्विड मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, कैरियोप्लाज्म कह सकते हैं। तो यदि आपको टर्म कैरियोप्लाज्म भी आ जाता है तो भी उसका मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म ही होता है। यदि हम इसकी पीएच की बात करें तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस, इन्हें हम और भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यदि हमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पर बना दूं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस मैं यहाँ पर बना दूं, ऐसे करके मैं एक न्यूक्लियस बना देती हूँ, तो इसके अंदर एक लिविंग कंटेन है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, एक ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे, और इसमें कुछ स्मॉल धागे के समान कुछ रचनाएं होती हैं, कुछ छोटे छोटे धागे लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो इनको हम क्रोमेटिन बोल सकते हैं। तो क्रोमेटिन हुआ, या फिर ये जो न्यूक्लियोलस हुआ जिसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, ये सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही। ठीक है, तो एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा की पूरा जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये पूरा की पूरा यहाँ पर जो ग्राउंड सब्सटेंस है बच्चों, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हमने न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहा, और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इस न्यूक्लियोलस से भी जुड़े रहते हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हमने क्रोमेटिन नेटवर्क कहा, जो कि यदि संघनित हो जाएं, कंडेंस फॉर्म में हो जाएं, तो वो क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। अभी हम और भी बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होता है और न्यूक्लियोलस होता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रिका। तो कई बार इसको ऑप्शन में बना करके दे देते हैं, क्योंकि ये केंद्रक के साथ में थोड़ा सा साउंड करती है, इसलिए इसको केंद्रिका बोल दिया जाता है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर पार्टिकल या कणों से मिलकर के बना होता है। और इसलिए हम इसको ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि ये किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तो कई बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन होती है। कौन सा कथन न्यूक्लियोलस के लिए सही नहीं है?
पहला कथन जो सही नहीं है वो ये कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और बच्चों ये सिर्फ पार्टिकल्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर कोई आउटर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे पार्टिकल्स से बना हुआ ग्रेनुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस के अंदर। आइए इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो ज़्यादातर एक या दो होते हैं, लेकिन कई कई यूकेरियोटिक सेल्स में जिनमें कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है उसमें दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम ये जो न्यूक्लियोलस होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों ये बनाता है, इस यहाँ पर सिंथेसिस होता है किसका, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस, हेल्प इन सिंथेसिस of rRNA and राइबोसोम। बच्चों राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। और आरआरएनए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट एक तरह के एसिड होते हैं। आरएनए और डीएनए एक तरह के एसिड होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आरएनए बनाने और राइबोसोम्स बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन नेटवर्क, या फिर इसको हम डीएनए कह देते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम डिटेल में डीएनए क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम न्यूक्लियस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी धागे के समान कुछ रचनाएं होती हैं। धागे के समान रचनाएं होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, और इन धागे के समान रचनाओं को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं या क्रोमेटिन नेटवर्क्स कहते हैं, या फिर हम डीएनए भी बोल सकते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दे ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी व्हीकल्स बिकॉज दे कंटेन जीन्स। तो क्योंकि हम पूरा डीएनए पर एक अलग से लेक्चर लेने वाले हैं, इसलिए हम जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे अभी हाल फिलहाल यहाँ कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली ये हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने में हेल्प करते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में काम करते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। आइए जरा देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम के थ्रू। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर एनवेलप, और जैसे मैंने कहा कि इसमें दोहरी मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी कह सकते हैं। ये जो ऑरेंज कलर से स्पेस यहाँ पर बताया गया है इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस क्या है, पूरा घिरे हुए है। अच्छा, इसमें ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और होते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन के बारे में विशेष रूप से बाद में बात करेंगे। ये चार तरह के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन, ये चार स्ट्रक्चर जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वीडियो आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।